दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सर्वोच्च न्यायालय पे और इससे जुड़े हुए बहुत सारे इशू देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में बहुत इशू है दोस्तों। से पहले यदि 70 बीपीसी में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप टीम जीसी साइज का एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 4000 है। 83 73 98 49 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम अब चर्चा करेंगे सर्वोच्च न्यायालय पे। सबसे पहले जानिए कि जो भारत की न्यायिक व्यवस्था है उसके शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है। हमारी न्याय व्यवस्था के शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है, जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनता है। अभी जो है एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था के सर्वोच्च शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है। या ऐसे बोलिए, हमारी न्याय व्यवस्था के शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है, जो मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। अनुच्छेद 54 के तहत जो है भारत में एक संघीय न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है और भारत के संविधान की रक्षा का दायित्व जो है सर्वोच्च न्यायालय में जो है निहित की गई है। भारत की लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय में जो है निहित की गई है। तो भूमिका लिख दीजिएगा, पीडीएफ पे लिखा हुआ है, उसको जो है देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो हमारी न्याय व्यवस्था के शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है, जो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। भारत में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय पे है, जैसा कि आप सबको जानते हैं। आइए अब हम जो है चर्चा करेंगे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता क्यों है। इसके कई कारण हैं सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता के। सबसे पहले संघात्मक शासन है भारत में। जैसा कि आप जानते होंगे, भारत में कौन सा शासन है? संघात्मक। हम पढ़े संघात्मक शासन में क्या होता है कि सरकार के दो स्तर होते हैं, एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और दोनों सरकार के दोनों स्तर के बीच शक्ति का विभाजन संविधान की संवैधानिक प्रावधानों के तहत किया जाता है। जैसा कि 7वीं अनुसूची के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची के आधार पर। तो जब संघात्मक शासन व्यवस्था में है तो दो सरकार के स्तर है, तो स्वाभाविक है कि दोनों के बीच विवाद होना स्वाभाविक है। जहां भी दो आदमी होते हैं, जब दो संस्था होती है, उसके बीच विवाद होना स्वाभाविक है। आप विवाद को टाल नहीं सकते हैं। जीवन का ही जो है इस साथ साथ चलता है। नाराज होना, फिर मान जाना, ये चलता है। तो जैसा कि आप जानते हो कि मानवीय जीवन में भी लंबे समय तक किसी एक आदमी के साथ आप ऐसा नहीं कि सब दिन उसका बात आपको अच्छा ही लगेगा, कुछ ऐसा ही बोल देगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो जहां दो आदमी होते हैं वहां तनाव आएगा ही, भले ही तत्कालिक रूप से फिर एक हो जाता है, लेकिन आएगा। तो इसी तरीके से संविधान निर्माता संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, सरकार के दो स्तर होते हैं, तो यह माना जाता है कि दोनों के बीच विवाद पैदा होगा ही। जब विवाद पैदा होगा तो उस विवाद के निपटारा के लिए एक संघीय न्यायालय होनी चाहिए। इसलिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, संघीय अदालत के रूप में, संघीय न्यायालय के रूप में। अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होता है उसकी सुनवाई करने का अंतिम शक्ति जो है, उसकी सुनवाई करने की शक्ति जो है उच्चतम न्यायालय को दी गई है, उच्च न्यायालय को नहीं। उसके बाद संविधान की व्याख्या। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में क्या है कि संविधान की सर्वोच्चता है, संसदीय सर्वोच्चता नहीं है, न न्यायिक सर्वोच्चता है। अमेरिका, ब्रिटेन के संविधान में क्या है? संसदीय सर्वोच्चता है, संसदीय संप्रभुता। अमेरिका में क्या है? न्यायिक सर्वोच्चता है। लेकिन भारत की स्थिति दोनों के बीच का है, यह न न्यायिक सर्वोच्चता है और न संसदीय संप्रभुता है। यहाँ क्या है? संविधान की सर्वोच्चता है। तो स्वाभाविक है कि संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसी में निहित किया जाए
तो यह संविधान की अंतिम व्याख्या करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित की गई है। क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता है भारत में, तो इस संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसी न किसी में होना चाहिए। तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 124 के तहत। उसके बाद मौलिक अधिकारों की रक्षा, जैसा कि जानते हो कि भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकार संविधान में जो है, मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसको परिवर्तनीय कराने के लिए, इसको लागू कराने के लिए आपको न्यायालय में जाने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय में सीधे अनुच्छेद 32 के तहत। अगर न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं रहता तो मौलिक अधिकार का कोई इंपोर्टेंस नहीं था। तो इस मौलिक अधिकार के, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक न्यायालय की स्थापना की जाती है। वह सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय भी है, और सर्वोच्च अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आप जाएंगे। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक न्यायालय होनी चाहिए। शक्ति संतुलन, जैसा कि जानते होंगे कि शासन के विभिन्न संस्थाओं के कार्यों में, कार्यों की जो स्पष्ट व्याख्या करने के लिए एक न्यायालय होनी चाहिए। क्योंकि राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है, बहुत सारे संवैधानिक संस्थाएं हैं, और वो सबकी कार्यों की सही व्याख्या करने के लिए भी एक संस्था होनी चाहिए, जो उस कार्यों की व्याख्या करके सबको अपने अपने संतुलन में बनाए रखे। उच्चतम न्यायालय कभी निर्वाचन आयोग की शक्ति का व्याख्या, कैग की शक्ति का व्याख्या, तो इस तरह के जितनी भी संवैधानिक संस्था है या संविधिक संस्था है, उसकी व्याख्या करके सरकार के विभिन्न संस्थाओं के बीच एक संतुलन बनाने का काम करता है। सामाजिक क्रांति का दूत, सुप्रीम कोर्ट भारत में सामाजिक क्रांति का अग्रदूत का भी कार्य करता है। अब कहिए क्या, कैसे सामाजिक क्रांति के अग्रदूत का काम करता है? न्यायालय संविधान का प्रहरी है, लोकतंत्र का प्रहरी है, वो विधि का शासन स्थापित करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। समाज में जो है न्याय कैसे, नैसर्गिक न्याय कैसे कायम रहे, उसके लिए न्यायालय जो है आगे बढ़कर काम करता है। तो इसके माध्यम से न्यायालय जो है सामाजिक क्रांति का भी अग्रदूत का काम करता है। लोग, चूंकि न्यायालय ही लोकतांत्रिक शासन को सुनिश्चित करता है, विधि का शासन स्तर, कहीं भी विधि के शासन का घोर उल्लंघन, अभी मणिपुर में जो है घोर उल्लंघन हो रहा था विधि के शासन का, तो न्यायालय थोड़ा सा स्वतः संज्ञान लिया। जब भी कहीं देश के किसी भाग में घोर अन्याय हो रहा हो, अब मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम कांड, ढीला ढलाया जो है जांच हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट तुरंत निगरानी करना शुरू किया, सीबीआई जो है जांच का सिफारिश कर दिया, बिहार सरकार किया, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट निगरानी किया। तो जहां भी घोर अन्याय हो रहा है, क्योंकि नेता, कार्यपालिका, विधायिका सुस्त रहती है, जब भी अन्याय हो रहा होता है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत बढ़ चढ़ आगे बढ़कर जो है भागीदारी जो है स्वतः आदेश जो है लेता है, स्वतः संज्ञान लेता है। तो इसके अलावा क्या करता है उच्चतम न्यायालय, जो कानून है उसकी प्रगतिवादी व्याख्या करके, समाज के हित में व्याख्या करके सामाजिक अग्रदूत का काम करता है। विभिन्न प्रकार के कानूनों की जो है, अब जैसे समाजवाद का न्यायालय जो है, प्रस्तावना की जो समाजवाद है उसकी व्याख्या जो है न्यायालय कहा कि इसका अर्थ है लोक कल्याणकारी शासन से, लोक हित से। तो समाज जो या अनुच्छेद 21 का प्राण विधायक स्वतंत्रता में बहुत सारे अधिकारों को शामिल किया है, जीने के ढंग। अनुच्छेद 19 में भी कई प्रकार के अधिकार शामिल किए गए हैं। तो संविधान के विभिन्न अनुच्छेद या जो सरकार के संसदीय कानून है उसकी प्रगतिवादी जो है व्याख्या करके न्यायालय क्या करता है, सामाजिक क्रांति का अग्रदूत का भी काम करता है। तो यह स्थिति है। इन्हीं सब कारणों से एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है भारत में। अब इस पॉइंट को याद रखना है, बाकी पीडीएफ को बार बार पढ़ना है, जैसे पीडीएफ पढ़ेंगे सब चीज याद आ जाएगा। अब हम आगे चलेंगे, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता देखेंगे कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की क्या अधिकारिताएं है। शक्ति देखिए, शक्ति सबसे पहले मूल अधिकारिता है अनुच्छेद 131 के तहत
इस अधिकारिता के तहत उच्चतम न्यायालय केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की सुनवाई करता है, विभिन्न राज्यों के बीच विवाद की सुनवाई करता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अनेक प्रकार की अपील अधिकारिता निहित है। अब संवैधानिक मामलों से अपील, अब मान लीजिए किसी उच्च न्यायालय में संविधान से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो उससे सीधे उच्चतम न्यायालय उसकी सुनवाई करता है। उच्चतम न्यायालय में अपील करेंगे, उच्चतम न्यायालय उसकी सुनवाई करता है। सिविल मामलों में किसी हाई कोर्ट से जो है मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में जो है, क्योंकि अगर कोई हाई कोर्ट में जीत गया है या कोई हार गया है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है सिविल मामलों में और दंडिक मामलों में भी। तो इस सिविल मामलों में, दंडिक मामलों में भी सर्वोच्च अपीलीय अधिकारिता जो है उच्चतम न्यायालय में निहित की गई है। अब बहुत ज्यादा इस पर चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, मेंस का क्लास है, एटम बम बैच है, इसलिए एटम बम बैच में हम अगर इस पे बोलेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। इसके बहुत सारे शर्तें हैं, तो सब जरूरी भी नहीं है मेंस में, ना लिख पाइए ना याद हो पाएगा आपसे। तो मेंस में बस इतना ही लिख के आ जाना है। इसकी थोड़ा सा पीडीएफ में जो है जो बोले हैं वह मूल अधिकारों का संरक्षण, भारत में उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षण घोषित किया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत अगर किसी भी व्यक्ति को अधिकारों का हनन होता है तो अपने अधिकारों को लागू कराने के लिए, संरक्षण के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। विशेष इजाजत से अपील, उच्चतम न्यायालय विशेष इजाजत से भी अपील करने की जो है अधिकारिता रखता है। भारत के किसी भी न्यायालय अधिकरण के निर्णय डिग्री के विरुद्ध जो है उच्चतम न्यायालय आदेश दे सकता है। अगर मान लीजिए किसी न्यायालय में जो है कोई न्यायाधीश जो है निर्णय जो है गलत सुना दिया है तो उच्चतम न्यायालय स्वतः संज्ञान लेके उस न्यायाधीश के निर्णय को स्वतः जो रद्द कर सकता है किसी भी भारत के। तो यह स्थिति है। और उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यानी अभिलेख न्यायालय का दो अर्थ है। एक है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय जो है पूरे भारत के लोगों पर बाध्यकारी है और उस निर्णय को देश के सभी न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। अगर मान लीजिए उच्चतम न्यायालय कोई निर्णय दे दिया है तो सभी देश के जितने भी न्यायालय है उसमें वह साक्ष्य के रूप में जो है रखे जाएंगे। और अभिलेख न्यायालय के तहत उच्चतम न्यायालय को अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है। अगर मान लीजिए न्यायालय के किसी निर्णय को कोई आलोचना करता है या न्यायालय में कोई वचन देता है और उस वचन से वो मुकर जाता है तो न्यायालय उसको दंड दे सकता है। अनुच्छेद 129 परामर्शी अधिकारिता भी उच्चतम न्यायालय में है। उच्चतम न्यायालय जो है राष्ट्रपति विधि राष्ट्रीय महत्व की अगर कोई प्रश्न है तो उस पर उच्चतम न्यायालय से वो राय ले सकता है। इस स्थिति में क्या है कि राष्ट्रपति अगर उच्चतम न्यायालय जो परामर्श देगा वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है और उच्चतम न्यायालय भी परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। तो यह उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता आप देख लीजिए। अब हम आगे चर्चा करेंगे। अब उच्चतम न्यायालय की शक्ति एवं कार्य जो है का थोड़ा सा मूल्यांकन देख लेंगे, आ जाता है। हालांकि न्यायिक सक्रियता और न्यायिक मूल्यांकन देख लेंगे तो उसी से शक्ति कार्य लिख लीजिएगा। हम उसी चीज को जो है चुनिंदा चीजों को इसमें शामिल किए हैं। सबसे पहले उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद 21 में प्रेस के अधिकार को भी इसमें शामिल किया है। अनुच्छेद 19 में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसमें डायरेक्ट कहीं प्रेस की स्वतंत्रता की बात नहीं है, लेकिन उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों में कहा कि अनुच्छेद 19 में ही प्रेस की स्वतंत्रता है और प्रेस को संरक्षण प्रदान किया। उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों में सिविल सेवकों को पदावधि की सुरक्षा दिया है, पदावधि की। उच्चतम न्यायालय चुनाव सुधार के लिए काम किया है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय है कि 2 या 2 से अधिक वर्ष अगर कोई सजा पाता है तो उसकी सजा रद्द हो जाएगी। उसके बाद मतदाताओं को सशक्त करने के लिए नोटा की व्यवस्था किया, वीवीपैट की व्यवस्था किया, चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए। उच्चतम न्यायालय यहाँ कहा कि अगर कोई हल्फनामे में कोई कॉलम खाली रखता है तो उसकी नामांकन रद्द किया जा सकता है। साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय ये भी निर्णय दिया कि मतदाताओं के प्रत्याशी के पूर्व यानी उसकी पृष्ठभूमि जानने का मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। झंडा फहराना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय जो है। उसके बाद स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आश्रय का अधिकार, हाथी
पैर में दंडी बीड़ी नहीं लगाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, ये सब उच्चतम न्यायालय जो है तमाम अधिकार जो है अधिकथित किया है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय जो है पर्यावरण के संरक्षण के लिए कई प्रकार का, दिल्ली में दिवाली में पटाखा पर रोक लगा दिया, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी किया पराली जलाने के लिए, ताजमहल को पीला पड़ रहा था उसको जो है उच्चतम न्यायालय अपने आदेश से उसको जीर्ण होने से बचाया, वायु प्रदूषण को रोकथाम के लिए कई निर्णय दिया है उच्चतम न्यायालय। उसके बाद जो है BS4 वाहन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया, पुरानी वाहनों पे। तो उच्चतम न्यायालय भी जो पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कई पर, उसके बाद उच्चतम न्यायालय पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया है। तो यह स्थिति है। और सामाजिक न्याय के लिए जो है उच्चतम न्यायालय कई प्रकार के कार्य किए हैं। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विशाखा गाइडलाइन बनाया है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय अपना द्वार जो है जो जनहित याचिका है उसको मंजूर करके अपना जो है न्यायालय जो है समाज के सभी वर्गों के लिए खोल दिया है। न्यायालय जो है बच्चों महिलाओं के अधिकारों के लिए स्वतः संज्ञान लेता है। देखे ही होंगे अभी लखीमपुर खीरी में क्या हुआ था कि गृह राज्य मंत्री जो है अजय मिश्रा टेनी के शायद बेटा उटा जो है जीप से थार से जो है किसानों को कुचल दिया था, जैसा कि समाचार में आ रहा था। लखीमपुर खीरी कांड पे उच्चतम न्यायालय स्वतः संज्ञान लिया। मणिपुर में जो है देख रहे थे उच्चतम न्यायालय स्वतः संज्ञान लिया है। तो न्यायालय स्वतः संज्ञान के माध्यम से समाज के सभी, उसके बाद दिल्ली में रैन बसेरा, पूरे देश में रैन बसेरा की व्यवस्था करवाया। ठंडा में जो फुटपाथ पर लोग रहते हैं उसकी रैन बसेरा का निर्णय जो उच्चतम न्यायालय ही दिया था। एक समय था कि गोदाम में अनाज सड़ रहा था, उच्चतम न्यायालय का आदेश दिया कि सबको बांट दिया जाए। उसके बाद कोरोना काल में जो है कोविड मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिया। तो उच्चतम न्यायालय सामाजिक न्याय के लिए भी काम करता है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय राज्यपाल की शक्तियों को दुरुपयोग रोकने के लिए अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग रोकने के लिए बोमई सिद्धांत अधिकथित किया है। उच्चतम न्यायालय संसद के निरंकुशता पर रोक लगाते हुए, मनमाना कार्यों पर रोक लगाते हुए और रोक लगाने के लिए मूल ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उच्चतम न्यायालय VIP कल्चर को समाप्त करने के लिए लाल बत्ती पर रोक लगा दिया। देखे थे ना 14 से पहले सब जगह SDM की गाड़ी पर लाल बत्ती होता था, अब IS की गाड़ी पर देखते थे ना। उच्चतम न्यायालय कमाल है। समाज में इससे विशिष्ट वर्ग पैदा होता था। समाज में इससे क्या होता है कि भेदभाव हो रहा है ना, तो सामाजिक समानता के लिए। उसके बाद उच्चतम न्यायालय जो है विधि पर का समय प्रक्रिया जो है अपनाया है, चुनाव सुधार के लिए प्रयास किया। तो ये तमाम कार्य है सुप्रीम कोर्ट का जो जनहित के लिए किया गया है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, विधि के शासन के लिए किया गया है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के लिए किया गया। तो सराहनीय कार्य है। लेकिन उच्चतम न्यायालय की कोई नकारात्मक भूमिका भी है। उच्चतम न्यायालय बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत अधिकृत करके संसद की शक्ति को ही धुंधला बना दिया है, जो कि मूल ढांचा का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम में उच्चतम न्यायालय प्रतिपादित किया। लेकिन आज तक उस मूल ढांचा के सिद्धांत को परिभाषित नहीं किया गया है और ये भी नहीं बताया गया है कि इसमें कौन कौन सा संविधान के अनुच्छेद है। इसका परिणाम हुआ कि संसद को स्वयं पता नहीं कि हम संविधान के किस अनुच्छेद को हम संशोधित नहीं कर सकते हैं। संसद की शक्ति जो है के सामने एक अंधेरा छा गया है, क्योंकि आपको कह दिया कि आपको शक्ति दे दिया। पहले शक्ति था कि आपको संसद के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में आप संशोधन कर सकते हैं, अनुच्छेद 368 के तहत। लेकिन मूल ढांचे के सिद्धांत के तहत सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिया है कि संसद संविधान के किसी भी अनुच्छेद का संशोधन नहीं कर सकती है। मूल ढांचा का जो सिद्धांत है उसका संशोधन नहीं कर सकती है। अब मूल ढांचा के सिद्धांत में क्या है इसको परिभाषित नहीं किया गया है, यह खुला है, समय समय पर इसमें शामिल किए जाते हैं। इसे संसद की शक्ति के सामने एक अंधेरा छा गया, अनिश्चितता पैदा हुई है। उच्चतम न्यायालय में बड़ी संख्या में लंबित वाद है, और न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनरावलोकन के कारण संसद कार्यपालिका के बीच जो है, संसद और न्यायपालिका के बीच टकराव जो है आम बात हो गया है।
जो कभी जजों की नियुक्ति को लेकर, कभी हस्तांतरण को लेकर, कभी कोलिजियम व्यवस्था को लेकर, कभी न्यायालय के निर्णय को उच्चतम न्यायालय संसद क्या करता है, पलट देता है। अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति एक पैनल करेगा। उस पैनल में होगा भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा। अब संसद क्या किया है, नया कानून लाया है, उसे मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया है। अब दिल्ली अध्यादेश बिल को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला लाया। अब क्या हुआ कि केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया है, विवाद हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्ति में वृद्धि कर रहा है। अब शक्ति में कैसे संविधान की पुनः रचना कर रहा है। अब देखिए, कोलेजियम व्यवस्था संविधान में नहीं था, मूल ढांचा संविधान में नहीं था, नहीं ना था, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से स्थापित हुआ है। न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनरावलोकन, इस सब के माध्यम से न्यायालय क्या कर रहा है कि अपनी शक्ति में वृद्धि कर रहा है। संविधान निर्माता एक न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता के बीच एक संतुलन और समन्वय बनाने का काम किया था। लेकिन आज उच्चतम न्यायालय क्या किया है कि अपने निर्णयों के माध्यम से न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित कर रहा है, अपनी शक्ति में वृद्धि कर रहा है। तो यह स्थिति है। उच्चतम न्यायालय आज सर्वोच्च कार्यपालिका का जो है भूमिका है, क्योंकि संविधान सभा सर्वोच्च न्यायालय को शासन के जो जितने भी अंग थे, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सबको जो है एक दायरा फिक्स कर दिया था कि अपने अपने दायरा में काम करते हुए सबके बीच एक समन्वय संतुलन बनेगा। आज न्यायपालिका क्या कर रही है, कार्यपालिका और विधायिका के काम करने लगी है। कार्यपालिका और विधायिका का काम देखिए, आज जो है कभी कोलेजियम व्यवस्था चुनाव आयोग के लिए आदेश दे देती है, कभी मूल ढांचा स्थापित प्रतिपादित कर देती है। इसके अलावा आज जो है उच्चतम न्यायालय आदेश देता है कि दिल्ली में पटाखा बंद होगा, नहीं जलेगा, पटाखा नहीं जलेगा, अब लाल बत्ती यूज नहीं करेगा। ये क्या है? ये काम तो सरकार का है, लेकिन काम कौन कर रही है? न्यायपालिका। जो सरकार का काम है वो न्यायपालिका कर रही है। महिलाओं के अधिकारों के लिए योजना बनाना, कानून बनाना किसका काम है? कार्यपालिका का काम है, विधायिका का काम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट विशाखा गाइडलाइन बनाया है। आगरा के ताजमहल को पीला पड़ने से बचाने का काम कार्यपालिका का है, उत्तर प्रदेश सरकार का, भारत सरकार का है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है कि अपनी जो परंपरागत कार्य है उससे हट कर कार्यपालिका का, अब कोरोना काल में नीट का एग्जाम होगा कि नहीं, इसका निर्णय उच्चतम न्यायालय ले रहा है। उच्चतम न्यायालय ले रहा है। तो आप देख सकते हैं, तो इस सब के माध्यम से क्या है, उच्चतम न्यायालय अपनी शक्ति में वृद्धि कर रहा है, सर्वोच्च कार्यपालिका की भूमिका में है। इसी आधार पे आलोचना की जाती है। अब हम आगे चर्चा करेंगे, अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता और चुनौती क्या है। आप इसी सब पॉइंट को लिखिएगा दोस्तों, एडवांस पढ़ाते हैं। मतलब हम, आपको पता नहीं है, जब हम पीडीएफ बना लेते हैं, टाइपिंग होकर आता है, जब उसको हम पढ़ते हैं ना, लगता है कि हम ही बनाए हैं। एडवांस, मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है कि हम ही बनाए हैं सब चीज। कुछ समय के बाद अगर हम इसको देखते हैं अपने ही पीडीएफ, तो हमको अपने पर विश्वास नहीं होता है कि इतना अच्छा भी हम बनाते हैं। तो क्या कहिएगा। तो लेकिन एक पीडीएफ बनाने में हमको 4 दिन समय लग जाता है। 4 दिन समय लगता है, बहुत सारा सोचना पड़ता है। और हमारी पीडीएफ में क्या है कि आप देखेंगे एक मौलिकता है, अब बाजार के किसी भी कंटेंट से कॉपी नहीं किया गया है। हमारी अपनी कुछ मौलिकता है और इस पर लंबा समय दिए हैं। 4 दिन समय लगता है एक पीडीएफ बनाने में, जैसा क्या, इसीलिए तो फीस भी 4000 रखे हैं। काफी मेहनत है। अब हम लोग, हालांकि बैच चलता है, बैच में लोग एडमिशन ले ही लेते हैं, मेहनत करते हैं, तो
अब बैग चलेगा नहीं तो क्या होगा, मेहनत का फल तो मिलना चाहिए ना। तो अब हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता है सरकार के दो अन्य अंग कार्यपालिका और विधायिका न्यायपालिका के कार्यों में कोई हस्तक्षेप न करे। यानी जो कार्यपालिका है, विधायिका है, संसद और सरकार जो न्यायालय के कार्य है उसमें हस्तक्षेप न करे। दूसरा है न्यायालय के निर्णयों में बाधा न पहुंचाए। जो कार्यपालिका विधायिका है वो न्यायालय के कार्यों में बाधा न पहुंचाए निर्णयों में। और न्यायालय ऐसी व्यवस्था हो जहां न्यायालय बिना भय और पक्षपात से काम करे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ यही 3 टर्म है। पीडीएफ में होगा, देख लीजिएगा। अब जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक उपबंध क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में कई उपबंध किए गए हैं। सबसे बड़ा उपबंध है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जैसा कि जानते हो कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति यह नियुक्ति कोलेजियम के सिफारिश पर करती है। यानी इसमें कार्यपालिका का कोई दखल नहीं है। अगर नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार का अगर दखल होगा तो उसमें बहुत अधिक संभावना है कि वो पक्षपात हो जाए। पक्षपात होने की संभावना बहुत अधिक होती है। जहां भी सरकार होगी वहां पर बहुत अधिक संभावना है अगर नियुक्ति में तो हो जाएगा। ओपन प्रतियोगिता होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां ओपन प्रतियोगिता नहीं है वहां बहुत अधिक संभावना है कि लोग अपने पसंद के व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। और अपने, चूंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बहुत पावरफुल होता है, जैसा कि जानते हो कि हमारी न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च शिखर पर है, लोकतंत्र संविधान की व्याख्या रक्षक है, वह उसके पास तमाम अनेक अधिकारता है। तो सरकार को तो हमेशा न्यायालय से काम पड़ता है। तो हर कोई चाहेगा सरकार में रहने के लिए, अपनी सुविधा के लिए अपने न्यायाधीश बने। तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति कोलेजियम की सिफारिश पर करती है, इसलिए इसमें कार्यपालिका का दखल नहीं है। पहला। दूसरा, नियुक्ति के पश्चात न्यायाधीशों के वेतन भत्ते में किसी प्रकार का अलाभकारी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब इसका अनुच्छेद क्या है पीडीएफ में देख लीजिएगा। और कार्यकाल की सुरक्षा, अब देखिए न्यायाधीशों की कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष तक बिना भय डर के कार्य कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक। पदावधि की सुरक्षा दी गई है। उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया बहुत जटिल है। संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से के द्वारा ही जो है हटाया जा सकता है, जो एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। उसके बाद संसद में उच्चतम न्यायालय के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णयों की संसद में चर्चा करने पर रोक लगा दिया गया है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णयों की संसद में चर्चा नहीं की जा सकती है, इस पर रोक है। लेकिन महाभियोग के दौरान चर्चा की जा सकती है। कर्मचारी वर्ग को देखिए, कर्मचारी अगर मान लीजिए जो है आपको स्वतंत्र बनाना है, लेकिन आपके घर में काम करने वाला जो कर्मचारी वो बाहर से आएगा तो बहुत सारा चीज है जो बाहर से लीक हो जाएगा और उस पर नियंत्रण नहीं होगा कि कौन कर्मचारी आपके यहाँ काम करेगा कौन नहीं करेगा, तो आपकी स्वतंत्रता भंग हो सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अपने कर्मचारी वर्ग पर पूरा नियंत्रण है, समझ रहे हैं। और न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और अन्य प्रशासनिक खर्चे भारत की संचयी निधि पर भारित है, जिस पर संसद में मतदान नहीं होता है, लेकिन मंजूरी मिलती है, लेकिन मतदान नहीं होता है। यानी उस पर कटौती नहीं की जा सकती है। और उच्चतम न्यायालय को अपने अवमान के लिए, अगर उच्चतम न्यायालय कोई निर्णय या उच्चतम न्यायालय में कोई वचन दिया है, उससे मुकर गया है, तो न्यायालय उसको दंडित कर सकता है। तो ये न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए जो है प्रावधान है। अब प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता के सामने में चुनौती क्या है? तो उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता या न्यायाधीशों की स्वतंत्रता के सामने संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान जिसके कारण उन चुनौती है, स्वतंत्रता पर असर है। पहला है कि संविधान में ऐसा कोई बंद नहीं है जिसमें उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यसभा के सदस्य बनने, राज्यपाल बनने पर रोक है। यही कारण है कि सारे राजनीतिक दल उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम को राज्यपाल केरल का बना दिया था बीजेपी गवर्नमेंट।
उसी दिन से हम बीजेपी से हट गए हैं। मुझे चूंकि हम कांग्रेस के विचारधारा से हटकर जो है बीजेपी की ओर आकर्षित हुए। देखिए कि दोनों की विचारधारा जब बराबर है तो हम क्यों इसको सपोर्ट करें, क्यों सपोर्ट करें? जब दोनों का सोच जो है जब बराबरे है तो फिर हम तो बीजेपी को वोट क्यों देंगे? तो आजकल हम तटस्थ हैं किसी को पार्टी को, क्योंकि हम मेरा एक अपना जो है सोच है, हम उस सोच के आधार पर किसी पार्टी के साथ हैं। तो हम बीजेपी से नाराज हुए, इसके पीछे ये भी है कि आप मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा में भेज रहे हैं, राज्यपाल बना रहे हैं न्यायाधीश को, ये तो पक्षपात हो जाएगा ना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भंग हो जाएगी। अगर संस्थाएं तटस्थ नहीं होगी, संस्था अगर सुरक्षित नहीं होगी तो देश कैसे चलेगा? हमको तो इस देश से प्यार है ना, हमको इस देश से जीना है, हमको किसी नेता पार्टी से थोड़ी जीना है। मैं उस पार्टी को सपोर्ट करता हूं जो इस देश को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चलाता है, सर्विस डिलीवरी बिल्कुल पारदर्शी से करता है, संस्था की स्वायत्तता उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। समझ रहे हैं? हमको चूंकि हम इस देश के हैं तो हमको तो देश से जो है, देश के संविधान से, देश की संस्था से, देश के जो है मिट्टी से जो है हमको जो है निष्ठा है ना। तो राज्यसभा, राज्यपाल राज्यसभा पर आसीन होने का रोक। अब मान लीजिए क्या हुआ है कि मुख्य न्यायाधीश को अब राज्यसभा बना रहे हैं, राज्यपाल बना रहे हैं। इससे क्या हुआ है कि जब सरकार, चूंकि बहुत सारे केस में सरकार ही पक्षकार होता है, जब सरकार का निर्णय आता है तो जज भी प्रभावित हो जाता है कि सरकार के पक्ष में फैसला दे दो ताकि रिटायरमेंट के बाद हम जो है हमको राज्यपाल या बढ़िया पद मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर पड़ता है। अब आप ही को मान लीजिए जो है रिटायरमेंट के बाद हम एसडीएम बन गए और हम कह देंगे आपको कि आप रिटायर कीजिएगा तो हम बीपीएससी में सदस्य बना देंगे, आप ही लोग ना बनिएगा। अब क्या हुआ कि आप अब सरकार कोई निर्णय लेना है, आम जनता है, सरकार है एक तरफ, तो आप सरकार के फेवर में निर्णय लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका तो लोभ है कि हमको क्या बनना है, सदस्य। तो आपके निर्णय प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए ये सब निर्णय भी गलत है। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर पड़ता है, निर्णय जो है पक्ष में जो है प्रभावित होने का डर रहता है। विधिमंडल आज भी जो है नियुक्ति भले ही उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलिजियम द्वारा होती है, लेकिन अभी भी विधि मंत्रालय की अहम भूमिका है। उसके बाद निर्णयों को संसदीय कानून से पलटा जाता है। अब उच्चतम न्यायालय निर्णय दिया, संसद कानून बनाकर उस निर्णय को पलट देता है। अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय निर्देश दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पैनल करेगा। इस पैनल में कौन कौन होगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, तीनों होंगे। अब क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय अब संसद कानून ला दिया है, अभी दिसंबर में कानून पारित हुआ, राष्ट्रपति से गजट में प्रकाशित हो गया है। अब उसने मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया है। दिल्ली सरकार पर उच्चतम न्यायालय निर्णय दिया, दिल्ली सरकार के जो है याचिका पे। अब क्या हुआ कि सरकार उसको पलट दिया है कानून बनाकर। SC ST को लेकर जो है उच्चतम न्यायालय आदेश दिया था, सरकार कानून बनाकर उसको फिर बहाल कर दिया है। तो एग्जाम्पल दिए हैं सब, इसका उदाहरण दिए हैं समझने के लिए। तो इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर पड़ता है। 9वीं अनुसूची का प्रश्न है। अब जो है 9वीं अनुसूची पहली संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इसमें शासन का मान्यता है कि इसमें कोई भी कानून अगर शामिल कर दिया जाएगा तो न्यायालय क्या करेगा, इसको रद्द नहीं कर सकता है, इसको अवैध नहीं घोषित कर सकता है, न्यायिक समीक्षा के तहत, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत। लेकिन उच्चतम न्यायालय बार बार कहा है कि 9वीं अनुसूची में अगर कोई अधिनियम शामिल किया है, इसके बावजूद भी उस पर आक्षेप किया जा सकता है कि संविधान के मूल ढांचा का अतिक्रमण कर रहा है, मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। इसको लेकर है। और संसद में और उसके बाहर निर्णयों की आलोचना। आज देखेंगे सोशल मीडिया पर न्यायालय का कोई निर्णय आता है, लोग आलोचना करने लगते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। बहुत सारे फेसबुक पे, यूट्यूब पर आप देखते होंगे।
यहाँ तक कि संसद में विधि मंत्री द्वारा किरण रिजिजू जो है विधि मंत्री थे, वो हमेशा उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की आलोचना ही करते थे। तो इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अब याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के निर्णय में कोई स्वतंत्रता अगर आलोचना कर रहा है तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर क्या पड़ेगा, असर पड़ता है। आप पेपर पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो ये स्थिति है। अब इस निर्णयों को संसदीय कानून से पलटा जा रहा है। तो पेपर में देखिए, कंटेंट अगर हम पढ़ा रहे हैं तो इस कंटेंट को पेपर में देखिए, ऐसे जोड़िए, हीरो बन जाइएगा। अगला पॉइंट, अब कोलेजियम व्यवस्था क्या है इसके बारे में जानना है। जैसा कि आप जानते होंगे कोलेजियम व्यवस्था क्या है। कोलेजियम के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद जो है इसके सारे एस्पेक्ट को देखेंगे। अब कोलेजियम क्या है? कोलेजियम सिस्टम भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजों का एक समूह है। कोलेजियम क्या है? कोलेजियम व्यवस्था भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के 4 अन्य न्यायाधीशों का समूह है। एक समूह है, पैनल है, जो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण करते हैं। कोलेजियम क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य न्यायाधीशों का एक पैनल है। यानी 5 जजों का, मुख्य न्यायाधीश सहित 5 जजों का पैनल है जो भारत में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं। अब इसका विकास कैसे हुआ यह जानना जरूरी है। उससे पहले जानिए कि भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती थी। 1973 से पहले देखना है। तो भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, जैसा कि आप जानते होंगे, अनुच्छेद 124 के तहत यह स्थिति है कि भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जिसे आवश्यक समझे उसके परामर्श से उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते थे। यानी पहले होता था क्या कि उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति जो है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश असंबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के या जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उससे परामर्श करके न्यायाधीशों की नियुक्ति करते थे। यह व्यवस्था चली आ रही थी। लेकिन 1973 में क्या हुआ कि केशवानंद भारतीवाद, केरलवाद में उच्चतम न्यायालय मूल ढांचा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके बाद सरकार इसे घुसा गई। सरकार घुसाने के बाद क्या हुआ, और पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो है वरिष्ठता के सिद्धांत को जो है पालन किया जाता था। यानी उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश वरिष्ठ है वही मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। लेकिन 1973 में क्या हुआ कि केशवानंद वाद का निर्णय आने के बाद 3 जजों को, जो वरिष्ठ जज थे, उसको दरकिनार करके अजीत नाथ रे को भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया सरकार। अब इसकी आलोचना पूरे देश में होने लगी। जितने भी बार एसोसिएशन है, जितने भी पूर्व न्यायाधीश थे या संविधानविद थे या विधि विशेषज्ञ थे, इसकी आलोचना, सरकार की आलोचना करने लगी। उसके बाद 1980 में विधि आयोग भी कहा था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए। यह स्थिति थी। लेकिन हुआ क्या, 1981, सॉरी यहाँ 82 नहीं है, 1981 में क्या हुआ कि न्यायाधीशों के पहले बार निर्णय में उच्चतम न्यायालय कहा कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके जो है नियुक्त करेगी। यहाँ परामर्श का जो कहा था, जो परामर्श है, जब राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं तो उससे पहले वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से या उच्च न्यायालय के जिससे वो आवश्यक समझता है उससे वो परामर्श करता है। तो 1991 में उच्चतम न्यायालय कहा कि यहाँ परामर्श जो करता है, परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है। यानी
अगर मान लीजिए उच्चतम न्यायालय कोई न्यायाधीश का नाम सुझाया, राष्ट्रपति की इच्छा है कि नहीं हम नहीं मानेंगे, तो राष्ट्रपति नहीं मान सकता है। लेकिन 1993 में न्यायाधीश 93 में होगा, 1998 होगा, मिट गया। और 1993 में हुआ क्या, 93 होगा, 1993 में हुआ क्या कि न्यायाधीशों के दूसरे वाले निर्णय में जो है उच्चतम न्यायालय कहा 93 में न्यायाधीशों के दूसरे वाले निर्णय को 1993 न्यायाधीशों के दूसरे निर्णय जो है 1993 में ही जो है कहा था कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करेगा। वह परामर्श होगा, परामर्श अनिवार्य होगा और उस परामर्श के अनुसार ही नियुक्त करेगा। तो यहाँ जो परामर्श था, ऊपर में परामर्श मानने के लिए बात नहीं था, लेकिन यहाँ परामर्श का अर्थ था सहमति, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के राय के अनुसार ही होगी, अन्यथा नहीं। पहले वाले निर्णय में क्या था, इस कि राष्ट्रपति केवल सलाह लेगा, लेकिन अब हो गया कि नहीं, सलाह नहीं, उसी के अनुसार ही होगा, यानी मुख्य न्यायाधीश के अनुसार ही होगा। अब मुख्य न्यायाधीश के अनुसार ही होगा और उसने जोड़ दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश दो वरिष्ठ न्यायाधीश से, उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीश से राय लेगा और यह राय सामूहिक होगा, यानी 3 जजों का राय सामूहिक होगा, यानी मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश, यानी और इसी के अनुसार ही मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। एक बार और समझिए, मुझे लगता है कि इसमें क्लियरिटी नहीं है। 1981 में जो है उच्चतम न्यायालय पहले वाले निर्णय में जो है न्यायाधीशों के पहले वाले निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्च न्यायालय के जिस न्यायाधीश से वो आवश्यक समझता है वो परामर्श करेगा। यहाँ परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है, हो सकता है माने नहीं माने राष्ट्रपति अपना राय मुख्य न्यायाधीश की राय, लेकिन दूसरे निर्णय में न्यायाधीशों के दूसरे निर्णय में जो है उच्चतम न्यायालय कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत या उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीशों की राय के अनुसार ही होगी, यानी वहां परामर्श नहीं, अब सहमति के अनुसार होगा। उसकी परामर्श का व्याख्या किया उच्चतम न्यायालय कि यहाँ अनिवार्य हो गया है कि इसी के अनुसार होगा। संविधान में तो कहा, सीधे लिखा गया था कि उस राष्ट्रपति उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करेगा सीधा। लेकिन अब क्या कर दिया कि नहीं, अब उसी परामर्श का अर्थ है सहमति और उसी के अनुसार। अभी व्याख्या समझ सकते हैं, परामर्श कहीं अनिवार्य होता है। एक बात बताते हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय कहा कि नहीं, परामर्श नहीं, सहमति उसी के अनुसार होगा। यहाँ परामर्श का अर्थ है सहमति। आमतौर पर परामर्श करते हैं, परामर्श दे रहा है, परामर्श मानते हैं नहीं मानते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ अलग चीज है। न्यायाधीशों के दूसरे वाले निर्णय में परामर्श का अर्थ है सहमति, यानी उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के राय के अनुसार ही होगी, उसकी सलाह के अनुसार ही होगी। और इसमें जोड़ दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश से परामर्श करेगा, सलाह लेगा और तीनों का राय जो होगा उसी के अनुसार से नियुक्ति होगी। अब राष्ट्रपति की भूमिका खत्म, क्योंकि राष्ट्रपति के पास पहले विकल्प था कि जिसको मन उसको नियुक्त करेगा, लेकिन अब क्या हुआ कि नहीं, मुख्य न्यायाधीश जिसको कहेगा उसी को आपको नियुक्त करना है। अब आपके पास विकल्प, यानी कार्यपालिका की भूमिका, पहले ही बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति क्या है, भारत की कार्यपालिका का प्रधान है, तो कार्यपालिका की भूमिका समाप्त हो गई, राष्ट्रपति स्वयं कार्यपालिका है, भूमिका समाप्त हो गई। अब क्या हुआ, 1998 में राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट निर्देश दिया इस मुद्दे पर
परामर्श के लिए। अब उच्चतम न्यायालय कहा कि एक नया चीज जोड़ दिया कि भारत उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की राय के अनुसार होगी। और मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीशों से राय लेगा और सबका राय सामूहिक होगी। यानी अब 5 जजों का राय हो गया, एक मुख्य न्यायमूर्ति, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। इसी के अनुसार जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। यानी पहले कोलिजियम, पहले राष्ट्रपति नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका बहुत अधिक थी, अब राष्ट्रपति की भूमिका समाप्त हो गई है। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश यानी 5 जजों का एक कोलिजियम बन गया। यही कोलिजियम नियुक्ति कर रहा है। अब इसके पक्ष में क्या है? अब इससे क्या है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कार्यपालिका की भूमिका, राष्ट्रपति की भूमिका समाप्त हो गया। और इसमें नियुक्ति में कार्यपालिका का कोई दखल नहीं होगी और वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन होगा। अब क्या हुआ कि इसमें वरिष्ठता, चूंकि जैसा कि जानते हो 1973 में क्या हुआ था कि 3 जो है जजों को, जो वरिष्ठ जज उसको दरकिनार करके जो चौथे नंबर पर तो उसको जो है मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। तो वरिष्ठता के सिद्धांत को जो है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जो सीनियर होता है उसके अनुसार ही सबको मौका मिलना चाहिए। अब इसके विपक्ष में भी तर्क है, यह व्यवस्था पारदर्शी नहीं है, क्योंकि यह व्यवस्था विधि मंत्री जो है किरण रिजिजू या भारत सरकार के विधि मंत्री कई बार कहा है कि व्यवस्था पारदर्शी नहीं है। और साथ ही साथ न्यायाधीशों के पास इतना अच्छी नहीं है कि जो है न्यायाधीशों के पास इतना व्यापक अनुभव नहीं है कि वही जो है या कोई मशीनरी नहीं है, अनुभव नहीं बोलिएगा, मशीनरी या कोई तंत्र नहीं है जिसके माध्यम से देश भर के सभी हाई कोर्ट से या हाई कोर्ट के जजों को देखे कि कौन जज बनने लायक योग्य है। उसके बाद कोलिजियम व्यवस्था को अंकल कल्चर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इसमें जो है देश के 151 परिवार है, इसी परिवार के लोग ही हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। जैसा कि समाचार पत्रों में हम देखे थे, सुने थे, कई मीडिया चैनलों में आता है। तो ये अंकल कल्चर बोलते हैं। यहाँ क्या है कि जस्टिस मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से अगर सगे संबंधी है वो उसी सबको जो है न्यायाधीश जो है बनते जा रहे हैं। और इसके आलोचकों का मानना है कि उच्चतम न्यायालय जो है अपनी परामर्श का सहमति देकर उच्चतम संविधान को नए तरीके से व्याख्या कर रहा है और इसके माध्यम से अपनी शक्ति में वृद्धि कर रहा है। क्योंकि ऐसा कहीं विश्व में नहीं है कि जज ही जज की नियुक्ति करते हैं। ऐसा कहीं जानते हैं? आईएएस ही आईएएस की नियुक्ति करेगा है? ऐसा कहीं है? एसडीएम ही एसडीएम बनाएगा? ऐसा कहीं है? तो ये स्थिति है। और नियुक्ति में और इसको लेकर हमेशा विलंब होता रहता है। सरकार और कोलिजियम व्यवस्था को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच जो है हमेशा जो है टकराव होता है। कभी सरकार कोलिजियम नाम की सिफारिश करती है, सरकार उस नाम को लौटा देती है, फिर उसी नाम को सरकार भेजती है, न्यायपालिका भेजती है। कोलिजियम नियम है कि एक बार आप सरकार लौटा सकती है, लेकिन वही अगर दोबारा न्यायपालिका अगर भेज दिया, कोलिजियम भेज दिया तो सरकार उसको मानने के लिए बाध्य है। इसको लेकर सरकार के अगर कोई पसंद के जज नहीं होते हैं तो सरकार लंबे समय तक उसको छोड़ देता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में विलंब हो जाता है। मान लीजिए होता क्या है कि कोलिजियम 5 जजों को जज बनाने के लिए सरकार को सिफारिश किया, राष्ट्रपति को। अब सिफारिश किया, अब मान लीजिए सरकार क्या किया कि उसमें उस सरकार के पसंद का नहीं है, किसी कारण पर सरकार उसको जो है नियुक्त नहीं करना चाहता है, छोड़ देता है, लौटा देता है। फिर उच्चतम न्यायालय कोलिजियम क्या करता है, उसी नाम को सरकार क्या भेजता है। अब सरकार उसको परे रहने देता है। अब इससे न्यायाधीशों की नियुक्ति में विलंब होती है। कई बार देखेंगे सरकार को फटकार लगाता है, कई बार फटकार लगाया है। तो ये स्थिति है, नियुक्ति में विलंब होता है। अब हम आगे चर्चा करेंगे। हम देखेंगे भारत में संसद न्यायपालिका, संसद और कार्यपालिका और न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट के बीच जो है आखिर विवाद के क्या क्या प्रश्न है, विवाद के क्या क्या मुद्दे हैं, आखिर विवाद क्या होता है। जब संविधान निर्माता भारत का संविधान बना रहे थे उस समय उनके सामने 2 जो है मुद्दे थे।
एक दो जो है मुद्दे थे। एक था इंग्लैंड की संसदीय सर्वोच्चता, क्योंकि जैसा कि जानते होंगे कि भारत की जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसका उस पर किसका प्रभाव है? इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था का। इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था ही भारत में अपनाई गई है, लेकिन भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो अमेरिका से प्रभावित है। जब संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तो उनके सामने में इंग्लैंड की संसद की सर्वोच्चता था, संसद की सर्वोच्चता। वो चाहते थे कि भारत की संसद को भी हम शक्तिशाली बनाए, लेकिन उसमें कुछ जो है अंतर था। इंग्लैंड की संसदीय सर्वोच्चता, इंग्लैंड की संविधान और भारत के संविधान में कुछ अंतर था। अब इंग्लैंड में संसदीय सर्वोच्चता है, संसदीय सर्वोच्चता यानी इंग्लैंड की संसद जो है पहले ही बनाया है कोई भी कानून बना सकती है, और इंग्लैंड के संसद से जो कानून बनता है उसको किसी भी प्रकार कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो संसद के अंदर में बाहर किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती है। संसद जो चाहे वह कानून बना सकती है, लेकिन भारत की संसद जो चाहे वह कानून नहीं बना सकती है, क्योंकि यहाँ संघात्मक शासन है। राष्ट्रपति में कानून नहीं बना सकती है, समान परिस्थितियों में नहीं बना सकती है। साथ ही साथ संसद को एक दायरे में काम करना पड़ता है, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था है, वहां जो चाहे वो कानून बना सकता है। तो संविधान सभा के सामने दो प्रमुख जो है मुद्दे थे, दो प्रमुख जो है संविधान था। एक इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था वाला इंग्लैंड की संसदीय सर्वोच्चता का मुद्दा था, और दूसरा है अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता का। लेकिन संविधान निर्माता इंग्लैंड की संसदीय सर्वोच्चता को भी अपना सकते थे, यानी भारत की संसद को भी संप्रभु या सर्वोच्च बना सकते थे, लेकिन उसके सामने कुछ चुनौतियां थी। इंग्लैंड की संसद संप्रभुता यानी सर्वोच्च था, उसके पीछे के कारण है कि वहाँ का संविधान अलिखित है, वहाँ शासन व्यवस्था एकात्मक है, वहाँ मौलिक अधिकार की व्यवस्था नहीं है। लेकिन भारत के संविधान में मौलिक अधिकार की व्यवस्था है, और मौलिक अधिकार की रक्षा का दायित्व उच्चतम न्यायालय को दी गई है। भारत की शासन व्यवस्था संघात्मक है, और भारत का संविधान लिखित है, तो संसदीय संप्रभुता नहीं अपनाया जा सकता था। अब आया इंग्लैंड की जो है न्यायिक सर्वोच्चता, इंग्लैंड की न्यायिक सर्वोच्चता। तो अब इंग्लैंड की न्यायिक सर्वोच्चता के सामने में भी जो है कई प्रकार के क्या हो गया, इंग्लैंड की न्यायिक सर्वोच्चता के सामने भी जो है अमेरिका की जो न्यायिक सर्वोच्चता है उसको भी सीधी सीधी नहीं अपनाया जा सकता है, क्योंकि भारत में जो है लिखित संविधान है, और संविधान में केंद्र और राज्य या जितने भी संवैधानिक संस्था है उसके सारे कार्य क्षेत्र स्पष्ट कर दिए गए हैं, कार्य क्षेत्र स्पष्ट कर दिए गए हैं। क्योंकि भारत में जैसे ही हम न्यायिक पुनरावलोकन में पढ़ा है कि अमेरिका की उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय और भारत की सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, दोनों में अंतर है। यहाँ सीमा आधारित है। अमेरिका में जो है क्या है, संविधान छोटा है, संक्षिप्त है, जजों की संख्या कम है। अमेरिका के संविधान 1989 से जस के तस है उच्चतम न्यायालय की शक्ति। लेकिन भारत में क्या है कि यहाँ संविधान एक व्यापक संविधान है, उस संविधान में सारे संस्थाओं के अधिकार कर्तव्य स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिए गए हैं, तो न्यायिक सर्वोच्चता भी नहीं अपनाई जा सकती है। तो बीच का मार्ग अपनाया गया, संविधान की सर्वोच्चता का मार्ग अपनाया गया। अब संविधान की सर्वोच्चता है, यानी संविधान की सर्वोच्चता है, तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको होना चाहिए? न्यायपालिका की होनी चाहिए। क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता है तो संविधान की व्याख्या करने की शक्ति तो न्यायपालिका को है, एक तरीके से न्यायपालिका सर्वोच्च हो गया। तो अब क्या हुआ है कि न्यायपालिका सर्वोच्च हो गया व्यवहारिक रूप से। अब इसके बाद पिछले 77 वर्षों में, 7 दशकों में कई ऐसे मुद्दे आए हैं जिसमें संसद और सरकार के बीच टकराव के मुद्दे, संसद सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव रहे हैं, जिसमें प्रमुख मुद्दे हम एक एक करके देखेंगे। सबसे बड़ा है कोलेजियम। कोलेजियम व्यवस्था संविधान में नहीं था। सरकार का मानना है कि यह व्यवस्था न्यायपालिका न्यायाधीशों के दूसरे वाले निर्णय में स्थापित किया, 98 में इसको और विस्तृत बनाया,
न्यायपालिका जो है अपनी शक्ति में वृद्धि कर रहा है इस व्यवस्था के माध्यम से। यहाँ पर पेट फंसा हुआ है। 9वीं अनुसूची, अब देखिए 9वीं अनुसूची पहली संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया है संविधान में। इस सूची में जो है शामिल सरकार का मानता है, अपना दृष्टिकोण है कि सूची में कोई भी अगर कानून शामिल कर देंगे तो न्यायपालिका को निरस्त नहीं घोषित कर सकती है। लेकिन न्यायपालिका बार बार कहती है कि नहीं, इस सूची में कोई भी कानून शामिल किया जाएगा, उससे अगर कोई आदेश निकाला जाएगा उसको भी हम निरस्त कर देंगे, क्योंकि वो मूल अधिकारों का हनन करती है, संविधान के मूल ढांचा का अतिक्रमण करती है। उसके बाद अगला मुद्दा है सूचना का अधिकार। अब सरकार का मानना है कि न्यायाधीशों को भी सूचना के अधिकार के दायरे में जो है आना चाहिए। न्यायाधीशों के कार्यों को भी सूचना के अधिकार के दायरे में जो है आना चाहिए। इस पर भी पेच फंसा हुआ है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, अब जो है जजों को नियुक्ति के लिए सरकार जो है 99 संविधान संशोधन द्वारा एनजीएससी का जो है व्यवस्था किया। उच्चतम न्यायालय 2015 में इसको निरस्त कर दिया। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर जो है ये असर पड़ता था, यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका का दखल था। आरक्षण के मुद्दा पर पेच फंसा हुआ है। जैसा कि जानते होंगे मंडल आयोग के निर्णय को 1990 में बीपीसी की सरकार जो है लागू किया था, यानी ओबीसी को अन्य पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण दिया। इस निर्णय को जो है इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ में जो है चुनौती दी गई। न्यायालय इस पर आरक्षण के विषय में 2 सिद्धांत अधिकथित किया है। आरक्षण 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और आरक्षण जो होगा केवल प्रारंभिक नियुक्ति में होगा, प्रोन्नति में नहीं है। आज स्थिति क्या है कि अलग अलग राज्य सरकार आरक्षण 50% से 65% कर दिया है, कोई 69% कर दिया है, कोई 73% कर दिया है। भारत सरकार भी चाह रही है कि नहीं, हम आरक्षण जो है बढ़ा दें। अब इसको लेकर जब भी बढ़ाएगी तो मामला फंस जाएगा। मूल ढांचा का सिद्धांत, अभी उच्चतम न्यायालय केशवानंद भारती में मूल ढांचा का सिद्धांत अधिकथित किया, प्रतिपादित किया, लेकिन आज तक जो है मूल ढांचा को परिभाषित नहीं किया गया है, इसको खोला छोड़ दिया गया है। इसका मुंह खुला है, इसका मुंह खुला है, यानी सूची में कोई भी जो है संविधान के कोई प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। संसद को यही पता नहीं है कि हमको किस आवेशी के बाद संसद की शक्ति रोक लग गया है, संसद की शक्ति में कमी आ गई है, क्योंकि संसद को स्वयं पता नहीं कि हमको संविधान के किस अनुच्छेद में बदलाव करने की शक्ति नहीं है। इसको लेकर जो है, और एक और विवाद क्या है कि निर्णय पलटना। अब क्या होता है कि सरकार के फेवर में कोई निर्णय आता है तो ठीक रहता है, नहीं तो सरकार के विपक्ष में आता है तो संसद क्या करता है, संविधान संशोधन के जरिए उसके निर्णय को पलट देता है संसदीय कानून के माध्यम से। इसके बीच विवाद पैदा हुआ है, जैसा कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति से जुड़े हुए जजों की नियुक्ति हस्तांतरण के मुद्दे पर सरकार और न्यायपालिका के बीच हमेशा जो है टकराव हो गया है। उसके बाद आचार संहिता। अब देखिए सरकार का मानना है कि जजों के कार्यकाल के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होनी चाहिए। दोनों सहमत है, लेकिन इस कोड ऑफ कंडक्ट में किस कंटेंट को शामिल किया जाए इसको लेकर मतभेद है। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिससे न्यायपालिका और कार्यपालिका संसद के बीच टकराव है। अभी क्वेश्चन आ जाएगा तो इसको आप ऐसे ही लिखिएगा। अब इस टॉपिक को हम एंड करते हैं, आगे हम जो है चर्चा करेंगे, फिर बताएंगे आपको।